बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एपटेक इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर ये हमारा जो सब्जेक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। इंट्रोडक्शन टू ओएस के नाम से है। इसमें मैंने आपको जिस तरह पहले भी बताया था कि इसमें हमारे पास जो है वो चार इसके अंदर जो है मेन पार्ट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। पहला है इंट्रोडक्शन टू ओएस, सेकंड में विंडोज 7, थर्ड पार्ट में विंडोज 2008 सर्वर है और फोर्थ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। पार्ट वन के अंदर हमारे पास जो है वो तकरीबन 6 क्वेश्चन हैं। इन 6 क्वेश्चन में से हम जो है एक क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सेकंड क्वेश्चन हमारा इन प्रोग्रेस है। और मैंने पहले भी कहा था कि इन 6 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आता है, दूसरा क्वेश्चन 2 क्वेश्चन भी जो है आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन भी पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ी थी, ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो उसके 10 फंक्शंस पढ़े थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, पेपर में आते रहते हैं। आज हम सेकंड क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया हुआ है और सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके टाइप्स कौन कौन से हैं। तो 3 हमने जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स पढ़ चुके हैं। पहला हमने बैच प्रोसेसिंग पढ़ा था, दूसरा हमारे पास है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ चुके हैं, थर्ड मल्टी प्रोग्रामिंग हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम चौथे नंबर वाला पढ़ेंगे, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है। A type of operating system which slice processor time into small fixed time slices and assign the process to the CPU for that forward that time slice is to be executed. ठीक है, if the process is completed in its allotted time slot, it quit the system and CPU is assigned to the new process waiting on the top of the ready queue. If the time slice expires and the process still remains incomplete, it is added at the back of the ready queue for the next run. मैंने आपको बताया हुआ है, अगर आपको याद हो। किसमें हमने पढ़ा था, इसमें हमने पढ़ा था ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस के अंदर। वो क्या था, जॉब शेड्यूलिंग में। अगर आपको याद हो, हमारे पास मैंने आपको कहा था कि हमारे पास एक प्रोसेसर है, हमारे पास एक सीपीयू है। ठीक है, ये हमारे पास एक सीपीयू है, प्रोसेसर है। ठीक हो गया। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये हमारे पास क्या है, ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पर हमारे पास यूजर्स हैं, ये जो एक जिनकी जॉब है, जिनको कोई काम दिया है कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए। ये मिसाल के तौर पर 5 यूज़र्स हैं। ठीक है, इनकी रिक्वेस्ट हैं, जॉब्स हैं। ये फर्स्ट जॉब है कि ए, देन वी हैव बी, देन वी हैव सी, डी एंड ई। तो ये हमारे पास जो है क्या है, 5 जॉब्स हैं। अब देखिए, प्रोसेसर हमारे पास एक है, तो प्रोसेसर एक वक्त में सिर्फ एक काम करेगा। प्रोसेसर एक वक्त में ये 5 काम नहीं कर सकता। ये सारा का सारा कमाल क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का है कि वो किस तरह इन 5 काम्स को एक साथ जो है वो प्रोसेस करे। मैंने आपको कहा था कि सीपीयू जो है उसका क्या है, एक प्रोसेसिंग टाइम होता है। ठीक है, सीपीयू जो है उसका एक प्रोसेसिंग टाइम है। तो सीपीयू का जो प्रोसेसिंग टाइम है, ठीक है, प्रोसेसिंग टाइम, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, डिवाइड कर देता है तमाम यूजर्स में क्या, इक्वली। ठीक है, और उस टाइम को जो डिवाइड किया जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको टाइम स्लाइस कहा जाता है। ठीक है, उसको टाइम स्लाइस कहते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं टाइम स्लाइस। ठीक है, स्लाइस टुकड़े को कहा जाता है। तो जो टाइम स्लाइस है वो इक्वली क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देता है, तकसीम कर देता है ऑपरेटिंग सिस्टम तमाम यूजर्स में। मैंने एग्जांपल आपको दी थी, अगर आपको याद हो। मिसाल के तौर पर क्या, वो एग्जांपल ये थी, मिसाल के तौर पर अगर 1 सेकंड का टाइम, 1 सेकंड का टाइम तो बहुत ज़्यादा होता है, फर्ज कर लेते हैं 1 सेकंड जो है, जो टाइम है, 1 सेकंड का जो टाइम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है तमाम यूजर्स को देगा। इस टाइम के अंदर प्रोसेसर जिनके काम को प्रोसेस करेगा। अब ये क्यू बन गई है, ये हमारे पास एक क्यू है, इसमें इस वक्त हमारे पास 5 जॉब्स पड़ी हुई हैं। तो हमारे पास एक क्यू बन गई है। ठीक है, इसको हम क्यू कहते हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पास एक क्यू है। अब इस क्यू के अंदर हमारे पास क्या है, 5 जॉब्स हैं। सबसे पहले क्या करेगा, ये यूज़र लॉग इन हुआ है, तो इसका प्रोसेस काम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो प्रोसेसर के हवाले कर देता है। अब चूंकि 1 सेकंड का टाइम दिया हुआ है टाइम स्लाइस के अंदर, 1 सेकंड तक ही इसका काम प्रोसेस होगा। अगर 1 सेकंड के अंदर इस यूजर का काम प्रोसेस हो गया तो ठीक है, वेल एंड गुड, ये क्यू से निकल जाएगा।
और अगर इसका काम जो है प्रोसेस होने में ज़्यादा टाइम ले रहा है लेकिन टाइम अभी ख़त्म हो गया, तो ये क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम इसका काम स्टॉप करके यूज़र बी का जो काम है वो प्रोसेसर के हवाले कर देता है। और ये यूज़र ए कहाँ जाता है, ये इस क्यू के अंदर यहाँ पर आ जाता है। इस क्यू के अंदर कहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है। नेक्स्ट टर्न जो है इसकी, जब नेक्स्ट बारी आएगी तो यहाँ पर फिर ये यूज़र, यहाँ इसका फिर काम स्टार्ट होगा। यूज़र ये यहाँ पर आएगा, फिर यूज़र बी को काम दिया जाता है, यूज़र बी का काम प्रोसेस होता है। यूज़र बी का काम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम ने उठाकर जो है वो प्रोसेसर के हवाले कर दिया। अगर जो है 1 सेकंड के अंदर इसका टाइम कंप्लीट हो गया, यानी 1 सेकंड के अंदर इस यूज़र बी का काम प्रोसेस हो गया, तो ठीक है, वेल एंड गुड। और अगर नहीं तो फिर इसका काम स्टॉप करके यूज़र सी का काम जो है वो प्रोसेसर जो है वो सीपीयू के हवाले कर देता है। और यूज़र बी जो है वो फिर इस क्यू के अंदर सेकंड नंबर पे आता है कि अब इसकी सेकंड टर्न आएगी। ठीक है, फिर इसी तरह सी, डी और ई, इसके साथ भी ये प्रोसेस होता है। अगर तो 1 सेकंड के अंदर टाइम प्रोसेस हो गया तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं तो फिर इनकी बारी जो है टर्न फिर आएगी नेक्स्ट बारी में। अब मिसाल के तौर पर अगर यूज़र ए जो है उसका काम स्टॉप हुआ था, उसका काम प्रोसेस नहीं हुआ था, तो जब नेक्स्ट टर्न आएगी तो उसका काम वहीं से प्रोसेस स्टार्ट होगा जहाँ से वो स्टॉप हुआ था। ये नहीं कि दोबारा फिर वही स्टार्ट से करेगा। अगर फिर दोबारा स्टार्ट से करेगा ये तो फिर कभी भी किसी भी यूज़र का काम कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। नहीं, जब एक यूज़र ए का काम जितना प्रोसेस हो गया था उस तक वो प्रोसेस होता रहेगा। जब 1 सेकंड के टाइम के अंदर अगर प्रोसेस हो गए तो ठीक है, नहीं तो फिर उसकी नेक्स्ट टर्न आएगी तो वहाँ से उसका प्रोसेस स्टार्ट होगा। काम जहाँ तक उसने कर लिया था उससे आगे प्रोसेस होगा। फिर अगर 1 सेकंड के अंदर उसका टाइम प्रोसेस कंप्लीट होगा तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो फिर थर्ड टर्न के अंदर वो फिर जो है वो पीछे क्यू में चले जाएगा। मेरे पास समझे, ठीक है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, a type of operating system which slice processors यानी CPU time into small fixed time slices। small fixed time slices है, सब के लिए वो टाइम इक्वल है, ठीक है। and assign the process to the CPU for that time slice to be executed। और फिर CPU को जो है उस टाइम के अंदर जो है वो दे दिया जाता है कि इस टाइम के अंदर आपने क्या करना है, इस प्रोसेस को प्रोसेस करना है, CPU प्रोसेस करेगा। If the process is completed in its allotted time slice, it quit the system and CPU is assigned to the new process waiting on the top of the ready queue। कहते हैं अगर उसका एक टाइम जो है, इस टाइम के अंदर जो उसको टाइम अलॉट हुआ था उसके अंदर अगर उसका काम प्रोसेस हो गया तो ठीक है, और फिर इस ये क्यू से निकल जाएगा और दूसरा यूजर जो रेडी क्यू के अंदर उसका काम प्रोसेसर के हवाले कर देता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और अगर नहीं है, फॉर एग्जांपल, if the time slot expired and the process still remains incomplete, it is added to at the back of the ready queue for its next turn। और अगर नहीं तो फिर क्या करता है, ये यूजर बी जो है, यूजर ए जो है, इसका काम प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ, टाइम खत्म हो गया, तो ये इस क्यू के अंदर पीछे आ जाएगा और नेक्स्ट बारी का, नेक्स्ट टर्न का इंतजार करेगा कि नेक्स्ट टर्न में जब भी इसका काम कंप्लीट होगा तो ये प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जो है तमाम यूजर्स को, तमाम क्यू को रिक्वेस्ट पे टाइम स्लाइस दिया जाता है और उस टाइम स्लाइस के अंदर वो क्या करते हैं, अपना काम प्रोसेस करते हैं। अगर तो उसके अलॉटेड टाइम के अंदर उनका काम प्रोसेस हो जाए वेल एंड गुड, अगर नहीं तो फिर नेक्स्ट टर्न के अंदर उनका टाइम जो है प्रोसेस किया जाता है। मेरी बात समझिए या नहीं, क्लियर है बात। तो 4 टाइप्स हम पढ़ चुके हैं, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। कल इंशाल्लाह 2 और पढ़ेंगे, तुम्हारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।